स्वागत है। आज हम ब्रिटिश वाइसरायों के कार्यकाल और भारतीय स्वतंत्रता आंदोलन के अलग अलग पड़ावों पर एक गहरी नजर डालेंगे। इस कहानी की शुरुआत होती है लॉर्ड कैनिंग से 1856 से 1862 तक और उनके समय की सबसे बड़ी घटना जाहिर है 1857 का विद्रोह। प्रथम स्वतंत्रता संग्राम 10 मई 1857 मेरठ से इसकी शुरुआत हुई। हाँ, और इसके जो तात्कालिक कारण बताए जाते हैं वो चर्बी लगे कारतूस थे। वो तो एक चिंगारी थी। असल में बारूद तो कई सालों से जमा हुआ था, जैसे वो डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स की नीति थी, राज्यों को हड़पने की। सही। और फिर धार्मिक मामलों में दखलंदाजी, आर्थिक शोषण, ये सब वजह थी। बिल्कुल। और इस संग्राम का जो सबसे बड़ा प्रभाव हुआ मेरे हिसाब से वो ये था कि इसने भारत में एक राष्ट्रीय चेतना की नींव रखी। पहली बार लगा कि दुश्मन एक ही है। और इसी के बाद ब्रिटिश नीतियों में बहुत बड़े बदलाव आए हैं ना। जी, सेना का पुनर्गठन हुआ और सबसे जरूरी कंपनी का शासन समाप्त हो गया। हाँ, और 1858 का भारत शासन अधिनियम लागू हुआ। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1858। इसका मतलब भारत अब सीधे ब्रिटिश क्राउन के कंट्रोल में आ गया था। एग्जैक्टली। और सेक्रेटरी ऑफ स्टेट फॉर इंडिया का एक नया पद बनाया गया जो सीधे ब्रिटिश संसद को जवाब देता। मतलब कंट्रोल अब और मजबूत हो गया। अच्छा, और फिर 1861 में इंडियन काउंसिल्स एक्ट भी आया। हाँ, इसका मकसद था विधायी परिषदें बनाना। कह सकते हैं कि यहीं से भारत में संवैधानिक राजनीति की एक तरह से शुरुआत हुई। भले ही वो प्रतिनिधित्व बहुत सीमित था। हाँ, शुरुआत थी, लेकिन अंग्रेजों की शर्तों पर। चलिए अब थोड़ा आगे बढ़ते हैं लॉर्ड नॉर्थब्रुक के समय में 1872 से 1876। इनके कार्यकाल में 1875 में आर्य समाज का प्रभाव बहुत बढ़ा। ये वो दौर था जब भारत में सामाजिक सुधार की जरूरत महसूस की जा रही थी। और आर्य समाज जैसे आंदोलनों ने क्या सिर्फ सामाजिक सुधार पर ध्यान दिया? नहीं, यही तो खास बात है। इसका सीधा असर राष्ट्रवाद पर भी पड़ा। मतलब सामाजिक सुधार और राष्ट्रवाद का एक संगम सा बन गया जिसने सुधार आंदोलनों को और बल दिया। बहुत दिलचस्प। अच्छा, अब आते हैं लॉर्ड लिटन पर 1876 से 1880। एक बहुत ही कह सकते हैं बदनाम वायसराय। हाँ, 1877 में दिल्ली दरबार का आयोजन, उसका उद्देश्य क्या था? सिर्फ दिखावा? दिखावा और शक्ति प्रदर्शन। ब्रिटिश साम्राज्य कितना भव्य है ये दिखाना। और दिलचस्प बात यह है कि ये तब हो रहा था जब देश में भयानक अकाल पड़ा हुआ था। तो जाहिर है लोगों में गुस्सा तो बढ़ा ही होगा। बहुत ज्यादा जनसंतोष बढ़ा और साथ ही ब्रिटिश दमन भी तेज हो गया। और इसी दमन का एक नतीजा था 1878 का वर्नाक्युलर प्रेस एक्ट। कुख्यात कानून था। इसका सीधा मकसद था प्रेस पर, खासतौर पर भारतीय भाषाओं की प्रेस पर नियंत्रण स्थापित करना। इसने प्रेस की आजादी पर तो हमला किया ही, लेकिन इसने विरोध को और तेज भी कर दिया। बिल्कुल, हर एक्शन का एक रिएक्शन होता है। तो लिटन के बाद आते हैं लॉर्ड रिपन 1880 से 1884 तक, जिन्हें अच्छे वाइसराय के तौर पर याद किया जाता है। उन्होंने आते ही 1881 में वर्नाक्युलर प्रेस एक्ट को खत्म कर दिया, प्रेस की आजादी बहाल करने के लिए। जी, माहौल को थोड़ा शांत करने की कोशिश थी। लेकिन उनके ही समय में 1883 में इल्बर्ट बिल विवाद हुआ। ये क्या था? देखिए, ये बिल भारतीय जजों को यूरोपीय अपराधियों के मुकदमे सुनने का अधिकार देता था, जो कि एक सामान्य बात होनी चाहिए, लेकिन हुई नहीं। अंग्रेज समुदाय ने इसका इतना विरोध किया, इतना हंगामा किया कि नस्लीय भेदभाव खुलकर सामने आ गया। तो इस घटना ने एक तरह से पढ़े लिखे भारतीयों की आंखें खोल दी। बिल्कुल। और इसी ने भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस यानी आईएनसी की स्थापना के लिए जमीन तैयार की। तो आईएनसी की स्थापना हुई लॉर्ड डफरिन के समय में 1885 में। जी, 1884 से 1888 तक डफरिन का कार्यकाल था। और इसकी स्थापना की जरूरत क्यों पड़ी? क्योंकि तब तक ये साफ हो गया था कि एक संगठित राजनीतिक आंदोलन के बिना कुछ नहीं मिलेगा। जो विरोध बिखरा हुआ था उसे एक मंच की जरूरत थी। और आईएनसी ने वो मंच प्रदान किया। हाँ, और यहीं से भारत में एक संगठित राष्ट्रीय आंदोलन की सही मायने में शुरुआत हुई। ठीक है, अब डफरिन के बाद आते हैं लॉर्ड लैंसडौन 1888 से 1894। इनके समय में 1892 में एक और इंडियन काउंसिल्स एक्ट आया। जी, ये विधायी सुधारों की अगली कड़ी थी। इसमें क्या खास था? इस एक्ट के जरिए पहली बार अप्रत्यक्ष चुनाव की शुरुआत हुई। बहुत ही सीमित प्रतिनिधित्व था, लेकिन संवैधानिक राजनीति थोड़ी और मजबूत हुई। अब आते हैं उस वाइसरॉय पर जिसका नाम शायद सबसे ज्यादा लिया जाता है, लॉर्ड कर्जन 1899 से 1905। कर्जन और उनकी नीतियां। हाँ, जैसे 1904 का इंडियन यूनिवर्सिटीज एक्ट। इसका मकसद क्या था? कहने को तो शिक्षा में सुधार, लेकिन असल मकसद था शिक्षा पर, खासतौर पर विश्वविद्यालयों पर सरकारी नियंत्रण बढ़ाना, ताकि छात्रों के बीच जो राष्ट्रवाद की भावना बढ़ रही है वो रुका जा सके। बिल्कुल, और इससे छात्रों का असंतोष और बढ़ गया। और फिर आया 1905 का बंगाल विभाजन। कर्जन का सबसे विवादास्पद फैसला। कारण बताया गया प्रशासनिक सुविधा, लेकिन असली मकसद तो राजनीतिक था। हाँ, असली मकसद था बंगाल में राष्ट्रवाद के गढ़ को तोड़ना और हिंदू मुस्लिम एकता में दरार डालना। बांटो और राज करो की नीति का सबसे बड़ा उदाहरण। लेकिन इसका असर उल्टा हो गया। बिल्कुल उल्टा। इस विभाजन ने स्वदेशी आंदोलन को जन्म दिया, बहिष्कार की नीति अपनाई गई और उग्र राष्ट्रवाद का उदय हुआ। अंत में 1911 में उन्हें ये विभाजन रद्द करना पड़ा। ठीक है। कर्जन के बाद आए लॉर्ड मिंटो द्वितीय 1905 से 1910 तक। इनके समय में 1906 में मुस्लिम लीग का गठन हुआ। जी, और इसका एक प्रमुख कारण मुस्लिम राजनीतिक प्रतिनिधित्व को सुनिश्चित करना था। लेकिन यहीं